भारतीय राजनीतिक चिंतन की इस कड़ी में आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कौटिल्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं विजय तिवारी सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 112 के चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। जहां इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलेगा कि एक राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसके विषय में कौटिल्य के क्या विचार थे। आशा है आपको सभी लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। यदि आपने पिछले चैप्टरों की वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जब कौटिल्य की बात की जाती है तो कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक और एक बहुआयामी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। जैसा कि जब जब हम कौटिल्य की बात करते हैं तब तक हमारे सामने नाम आता है मौर्य साम्राज्य का, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना में जितनी बड़ी भूमिका चंद्रगुप्त मौर्य की थी, उससे दुगनी भूमिका चाणक्य की यानी कि विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य की थी। तो कौटिल्य की बात की जाए तो कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक थे। वो एक बहुआयामी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के बाद हमें राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कूटनीति, सुरक्षा अध्ययन, अर्थशास्त्र प्रबंधन, लोक प्रशासन जैसे विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। उन्हें भारत के सबसे बेहतरीन मंत्रियों और राजनेताओं में से एक माना जाता है। राजनीति और राज्य पर उनके जो विचार हैं उस समय भारत में गूंजते रहे हैं और वर्तमान की राजनीति में भी उसकी छाप दिखाई देती है। उन्होंने अपने से पहले की जितनी प्रसिद्ध कृतियां थीं, जो सिद्धांत थे, उनका संकलन किया। राजनीति, अर्थव्यवस्था, कूटनीति जैसे हर क्षेत्र को उन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में समाहित किया। कहा जाता है कि कौटिल्य से पहले भी कम से कम 4 अलग अलग विद्यापीठ और अर्थशास्त्र के 13 व्यक्तिगत शिक्षक रहे, लेकिन कौटिल्य के उजाले में वो सब छीण रह गए। ऐसा इस चैप्टर की प्रस्तावना कौटिल्य के बारे में बताती है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा कौटिल्य का तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ना देखिए, इस पूरी की पूरी किताब में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप पहले क्या करेंगे, आप ना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति के विचार प्रश्न में पूछे जा रहे हैं। अब देखिए कौटिल्य की रचनाएं और समय। देखिए, जब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं ना तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एकदम से वैसे के वैसे नहीं पढ़ा गया है। बहुत सारे इतिहासकार रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक शास्त्री रहे हैं जिन्होंने उनकी किताब को अलग अलग भाषाओं में अनुवादित किया है, उस पांडुलिपियों को इकट्ठा किया है जिन पांडुलिपियों में अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। तो जब हम कौटिल्य के जीवन की बात करते हैं, उनके जीवन काल के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में हर लोगों की अलग अलग राय है, इतिहासकारों में मतभेद हैं, इसमें कोई स्पष्ट सहमति नहीं है। यह माना जाता है कि उनके पिता का नाम ऋषि चणक था, जिसके आधार पर उनके नाम चाणक्य रखा गया, जो कि एक ब्राह्मण थे। और इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, क्योंकि वो भगवान विष्णु के अनुयायी माने जाते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। उनके कुटिल बुद्धि की वजह से उनका नाम कौटिल्य रखा गया, और कुछ लोग ये कहते हैं नहीं जी, उनका गोत्र कुटिल था इसलिए। इनके जीवन काल के बारे में भी अलग अलग लोगों के मतभेद हैं, क्योंकि इनके जन्म के बारे में ही जब सहमति नहीं है तो सीधी सी बात है जितनी बाकी सारी घटनाएं होंगी उसके बारे में भी कोई ना कोई समान राय नहीं होगी। तो कौटिल्य की अगर बात की जाए तो ये अरस्तु सिकंदर महान के निकट समकालीन थे। उनके जन्म स्थान पर लोगों के बारे में विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि वो दक्षिण भारत के गोला जिले में तक्षशिला में पैदा हुए थे, कुछ लोगों का कहना नहीं जी, इनका जन्म मगध के पाटलिपुत्र में हुआ था। खैर कुछ भी हो, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त के तहत मौर्य साम्राज्य की स्थापना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चंद्रगुप्त कौटिल्य के छात्र थे, जिन्होंने अपने गुरु चाणक्य की बुद्धिमान नसीहत पर नंदवंश को उखाड़ फेंका, जो कि उनके दरबार में प्रधानमंत्री आगे चलकर बने। कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र की बात की जाए तो ये 15 अधिकरणों में है, यानी कि 15 भागों में बटी हुई है। 180 विभाग हैं, 150 अध्याय हैं और लगभग 6000 इसमें छंदिया श्लोक हैं। पुस्तक 1 में राजा, उसके मंत्री और अन्य अधिकारियों के बारे में विवरण दिया गया है। पुस्तक 2 में विभिन्न कार्यकारी अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में बात की गई है, कृषि की बात की गई है, खनन की बात की गई है। जबकि पुस्तक नंबर 3 में कानून और प्रशासन के विषय में बात की गई है। पुस्तक नंबर 4 अपराध के दमन पर प्रकाश डालती है। पुस्तक नंबर 5 अधिकारियों के वेतन पर। इसके साथ साथ विदेश नीति के जो तत्व हैं वो पुस्तक नंबर 6 में दिए गए हैं। पुस्तक नंबर 7 में भी विदेश नीति से अतिरिक्त विवरण शामिल किया गया है। पुस्तक नंबर 8 में राज्य के कामकाज में बाधा डालने वाली जो आपदाएं हैं उनकी चर्चा की गई है। पुस्तक नंबर 9 में युद्ध की तैयारी से संबंधित विवरण दिए गए हैं। युद्ध की कला, उसके विभिन्न तरीके पुस्तक नंबर 10 का मुख्य विषय है। इसके अलावा पुस्तक नंबर 11 की बात की जाए तो ये एक विजेता को कुलीन तंत्र से कैसे निपटना चाहिए इसके बारे में बताया रहा है। एक कमजोर राजा एक मजबूत राजा
पर विजय कैसे प्राप्त करें, ये पुस्तक नंबर 12 में बताया गया है। पुस्तक नंबर 13 में दुश्मन के किले को कैसे जीता जाए, इसके अलावा गहराई से भरी और गुप्त प्रथाएं पुस्तक नंबर 14 में है। जबकि अंतिम पुस्तक 15 में अर्थशास्त्र में प्रयुक्त तार्किक तकनीकें और कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में जो 15 भाग हैं, जिन्हें 15 पुस्तकें ये बोल रहा है, इन 15 के 15 भागों में क्या क्या चीज़ें, इसमें थोड़ा सा आपको रट्टाफिकेशन मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें से जो 6 नंबर की जो किताब है, पुस्तक नंबर 6 है, इसमें जो विदेश नीति के घटक हैं, और पुस्तक नंबर 9 जिसमें युद्ध की तैयारी है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण किताबें हो जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको रटनी भी पड़ेंगी भैया, कुछ चीज़ें समझनी भी पड़ेंगी। तो एक व्यापक धारणा यह है, एक बहुत बड़ी धारणा यह है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु तब तक उपलब्ध नहीं थी जब तक संस्कृत के विद्वान डॉक्टर आर श्याम शास्त्री द्वारा इसकी खोज नहीं की गई। यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र को वैसे के वैसा नहीं खोजा गया है। इसकी विभिन्न पांडुलिपियाँ थीं जिन्हें संस्कृत के विद्वान डॉक्टर आर श्याम शास्त्री द्वारा खोजा गया, और आगे चलकर 1904 में 1904 में तंजौर में एक पंडित से ताड़ के पत्तों के बंडल पर 17वीं शताब्दी का अर्थशास्त्र पर लेखन पाया गया। तो पहले कागज की खोज नहीं थी, कलम नहीं थे, तो क्या करा जाता था, पत्तों पर, ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। देखिए पांडुलिपि का मतलब है वो लेख जो हाथों से लिखे गए लेख होते हैं। आगे चलकर 1909 में यानी कि 1909 में इसकी विषय वस्तु और 1915 में इसका अनुवाद प्रकाशित किया गया। हालांकि सुब्रत के मित्रा और माइकल लिविंग ने अपने 2017 के काम में ये तर्क भी दिया है कि समय समय पर अर्थशास्त्र को लगातार मौखिक रूप से और लिखित रूप से प्रचारित प्रसारित किया गया है। दक्षिण एशिया की राजनीति में कौटिल्य के विचारों का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। जैसा कि मैक्स वेबर की बात की जाए, जो कि एक बहुत बड़े सोशोलॉजर भी रहे हैं, एक सामाजिक वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने कौटिल्य के महत्व को अपनी किताब पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन और हिंदू धर्म पर बताया भी है। डॉक्टर श्याम शास्त्री के अलावा एक और भारतीय विद्वान थे जिन्होंने कौटिल्य पर अपनी जो रिसर्च करी है, उसमें वो बताते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर आर.पी. कांगले, जिन्होंने अर्थशास्त्र के 3 संस्करण 1960-1965 के बीच में प्रकाशित किए हैं। कौटिल्य के एक और अनुवाद किया है एल.एन. रंगराजन ने, जो कि एक सरल और मूल कार्य पुनर्संस्करण है। कौटिल्य के काम में संस्कृत भाषाविद और भारतविद बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं और आज भी इन पर लगातार खोज की जा रही है। तो कुल मिलाकर कौटिल्य के बारे में बात की जाए तो उनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है, उनके जीवन काल के बारे में मतभेद है, लेकिन फिर भी उनकी किताब अर्थशास्त्र पर सभी लोगों की एक समान राय है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को जब समझा जाएगा तो जैसा कि मनु और उससे पहले के चैप्टरों में चर्चा भी की गई है कि हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए हम जीवन भर अपना कार्य करते रहते हैं। यानी कि हमारे जीवन के लक्ष्य, आत्मा के 4 लक्ष्य हैं, ये हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसमें जो धर्म है, धर्म का अर्थ ये नहीं है कि पूजा पाठ, धर्म का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपको जो कर्तव्य दिए गए हैं क्या वो आप सही से निभा रहे हैं, आपके अंदर नैतिकता है, आपके अंदर एथिक्स है। तो धर्म को सबसे ऊपर माना है कौटिल्य ने और बाकी तीनों को उसके अधीन रखा है। तो अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने कौटिल्य का जीवन परिचय थोड़ा सा जाना है और थोड़ा सा उसके अर्थशास्त्र के बारे में जाना है। इसके साथ साथ किन किन लेखकों का योगदान रहा है जिससे हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में पता चलता है। प्रश्न यहां से बनता है अब चैप्टर का कि राज्य पर कौटिल्य के क्या विचार थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इस चैप्टर से, जो कि लगभग लगभग पेपर में आना ही चाहिए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि कौटिल्य की अरस्तु से तुलना कीजिए, या कौटिल्य और अरस्तु के विचारों में क्या समानताएं या असमानताएं थी, तो जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे भी। आशा है ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर अपनी राय देते रहिए। तो देखिए राज्य पर कौटिल्य के क्या विचार थे। तो जब हम राज्य के कौटिल्य पर विचार की बात करते हैं तो कौटिल्य ने जो सिद्धांत दिया था, आजकल उसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया था। कौटिल्य ने पता ही क्या कहा, कौटिल्य ने कहा कि समाज में ना मत्स्य न्याय है। मत्स्य न्याय मतलब हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है और ये प्रकृति का नियम है जिसे मिटाने की जरूरत है। मत्स्य न्याय का मतलब है अराजकता, यानी कोई भी शासन व्यवस्था नहीं है, हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से जी रहा है, लेकिन ऐसे में जो शक्तिशाली लोग हैं, जो क्रूर हैं, अत्याचारी हैं, वो गरीबों को सता रहे हैं, वो निर्बलों को सता रहे हैं। इसी को मत्स्य न्याय की संज्ञा दी जाती है, जिसमें बड़ी मछली यानी कि हर एक ताकतवर आदमी छोटे आदमी को सताएगा। इसी अराजकता की स्थिति से निपटने के लिए एक शासन व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, और ऐसे में लोग मनु को क्या करते हैं, अपना राजा चुन लेते हैं और बदले में अपने धन का कुछ हिस्सा देने के लिए राजी हो जाते हैं। यानी कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई वो कौटिल्य ये कह रहा है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुई,
जिसमें क्या हुआ, लोगों ने अपनी सुरक्षा का कॉन्ट्रैक्ट किया राजा से और बदले में राजा को अपनी आय का कुछ अंश देने की बात की। आगे चलकर एक पश्चिमी विचारक थे हॉब्स। हॉब्स ने भी कुछ इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। कौटिल्य कहता है लोग सुरक्षा चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इसलिए वो मनु को राजा के रूप में चुन रहे हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में बात करी। लोग अपनी सुरक्षा के बदले में अपना आय का छठा हिस्सा राजा को देने के लिए तैयार हैं, अन्य सामान में 10वां हिस्सा देने के लिए राजा को तैयार हैं। ऐसे में राजा का कर्तव्य है वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उसकी भलाई सुनिश्चित करे। राजा के पास समाज में सिस्टम को बनाए रखने के लिए दंड देने की शक्ति है, जिसकी चर्चा हमने मनु वाले चैप्टर में की भी थी। तो यदि आपने पिछले चैप्टरों के लेक्चरों को नहीं सुना है तो उन लेक्चर को जरूर सुनिए, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। कोशिश की जा रही है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताई जाएं। आगे देखिए, कौटिल्य से पहले प्राचीन भारत में राज्य के सिद्धांत का तर्क यही था कि राज्य को वर्ण के हिसाब से चलने हैं, रीति रिवाजों के हिसाब से चलने हैं, सामाजिक कानून को बनाए रखना राजा का कार्य है। राजा धर्म, न्याय और धर्मशास्त्र के बीच में कार्य करेगा। अर्थशास्त्र को किसी भी राजा द्वारा शासन कला की नियम पुस्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आज की डेट में भी राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये चीजें अर्थशास्त्र से सीखी जाती हैं। ये मुख्य रूप से विजयगिशु राजा को सबसे ज्यादा बढ़ावा देना चाहता है। विजयगिशु राजा वो राजा है जो अधिक से अधिक क्षेत्र को जीतने की इच्छा रखता है। जो पूरे के पूरे भारत को उस समय जीत लेता था उसे चक्रवर्ती राजा कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथों में भी चक्रवर्ती शब्द का यूज किया गया है। कौटिल्य ने अपने 7 सिद्धांत दिए हैं जिन्हें सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में सबसे पहला नंबर आता है स्वामी यानी कि राजा का। कौटिल्य राजा की तुलना मानव शरीर से करते हैं, मानव शरीर में सिर से करते हैं। जिस प्रकार से एक ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो सिर का योगदान होता है, जो सिर का महत्व होता है, जो सिर की इंपॉर्टेंस होती है, वही बिल्कुल एक देश में राजा की होती है। यानी कि कौटिल्य ने राजा की तुलना किससे करी है, मानव शरीर में सिर से करी है। कौटिल्य ना राजत्व के नियम पर विश्वास नहीं करता। कौटिल्य ये नहीं कहता कि राजा कोई देवता की उत्पत्ति है। कौटिल्य कहता है राजा एक मानवीय संस्था है, यानी कि मनुष्यों ने ही मनुष्य में से एक शासक चुना होएगा जो कि उन लोगों से तीक्ष्ण बुद्धि का था। कौटिल्य के अनुसार एक आदर्श राजा वह होता है जिसमें नेतृत्व की शक्ति होती है, जिसमें अतिरिक्त बुद्धि होती है, जिसमें एक ऊर्जा होती है, जिसके अंदर व्यक्तिगत गुणों का उच्चतम मिश्रण होता है, अपने व्यक्तियों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। वो एक कुलीन परिवार में जन्म लेता है, सत्यवादी होता है, पराक्रमी होता है, बुद्धिधर्मी होता है, अनुशासन में होता है, उत्साही होता है, पड़ोसी राजाओं की तुलना में मजबूत होता है, उच्च गुणवत्ता वाले उसके पास मंत्री होते हैं। एक राजा के बौद्धिक गुण दूसरों को सीखने और सुनने की इच्छा, सच्चे विचारों को समझने और बनाए रखने और झूठे दावों को खारिज करने की इच्छा से परिलक्षित होते हैं। इसके अलावा एक राजा की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, एक राजा का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उसके गुण अच्छे होने चाहिए। राजा को वाक्पटुता होनी चाहिए। वाक्पटुता का अर्थ समझते हैं, बोलने में अच्छा होना चाहिए। इसके साथ ही साथ उसे दयालु भी होना चाहिए, तेज बुद्धि वाले दिमाग का भी होना चाहिए। इसके अलावा जब कोई उसे मार्गदर्शन दे रहा हो, यानी कोई उसे अच्छा रास्ता दिखा रहा हो, तो उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ चलना चाहिए। नहीं कि राजा अपने घमंड में ही है, भैया नहीं मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा को पुरस्कार देना चाहिए अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को दंड देना चाहिए। लेकिन उसे काम वासना, क्रोध, लोभ, हठ, चंचलता, पीठ थपथपाने से बचना चाहिए। जो ऐसे राजा होते हैं ना, जो काम वासना में होते हैं, क्रोधी होते हैं, लोभी होते हैं, हठी होते हैं, चंचल होते हैं, ऐसे राजा ना शासन में अपना मन नहीं लगा पाते। तो कौटिल्य इस प्रकार से राजा के गुण बताते हैं। कौटिल्य कहते हैं राजा एक स्वतंत्र चर है, जबकि राज्य के जो अन्य 6 तत्व हैं वो किस पर निर्भर हैं, राजा पर ही निर्भर हैं। जिस प्रकार से मस्तिष्क पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से राजा भी पूरे के पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करता है। कौटिल्य का मानना था यदि राजा लोकप्रिय सम्मान बनाए रखना चाहता है तो उसे दंड नीति का अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। सत्ता का अन्यायपूर्ण रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में विद्रोह हो सकता है। राजा को लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता ना, वो कभी भी राजा राज्य करने लायक ही नहीं है। कौटिल्य ने राजा को कुछ कर्तव्य भी सौंपे हैं कि राजा लोगों का कल्याण करे, गर्भवती महिलाएं, अनाथ, नवजात और जितने भी लोग जिनका कोई आसरा नहीं है, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें उचित सहायता भी दे। कौटिल्य के अनुसार राजा की खुशी उसकी प्रजा के कल्याण में है। जो प्रजा की दुखी में भी राजा खुश रहे तो फिर वो राजा कहलाने योग्य नहीं है। सभी मनुष्य के धर्म और निर्धारित कर्तव्यों को बनाए रखे राजा, अपनी प्रजा को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाए,
8 प्रकार की आपदाओं से लोगों की सुरक्षा करे, चाहे वो अकाल हो, आग हो, बाढ़ हो, सूखा हो, महामारियां, चूहे और टिड्डियां आदि, सांप और जलीय खतरे, जंगली जानवर जैसे बाघ और मगरमच्छ जैसी और बुरी आत्माओं, इन सब से सुरक्षा करें। राज्य में कानून और व्यवस्थाओं को बनाए रखें। वैदिक प्रणाली के आधार पर सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक और मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करवाएं। आत्मसंयम प्रदर्शित करें और ऐसा करने के लिए राजा को 6 शत्रुओं, यानी कि किसी भी राजा के 6 शत्रु होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होती है वासना, दूसरा होता है क्रोध, तीसरा होता है लोभ, तीसरा होता है महत्वाकांक्षाएं, अगला घमंड, ज्यादा से ज्यादा आनंद लेना। इन सब का परित्याग कर देना चाहिए एक राजा को। तो एक राजा के अंदर क्या गुण होने चाहिए, उसके लिए क्या कर्तव्य बताए कौटिल्य ने, आप ये चीजें समझ गए हैं। आगे चैप्टर में अमात्य या मंत्री के बारे में बताया गया है। तो मंत्री की तुलना उसने राज्य की आंखों से की है, क्योंकि एक मंत्री किस प्रकार से नीतियों को तैयार कर रहा है, क्योंकि राजा जो सबसे ज्यादा डिपेंड होता है वो अपने मंत्रियों पर होता है। कौटिल्य ने तर्क दिया कि सर्वोच्च पद वाले जो मंत्री होने चाहिए वो उच्च परिवार में पैदा होने चाहिए, उन्हें उन्हीं राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, वो राजा के अधीन होने चाहिए। इसके अलावा उसे सारी कलाओं में प्रशिक्षित होना चाहिए। एक मंत्री को दूरदर्शी होना चाहिए, एक मंत्री को वफादार होना चाहिए, उसे साहसी होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, उसके अंदर तेज बुद्धि होनी चाहिए, एक ऊर्जावान व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि शासन करने के लिए एक मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है। और ऐसे में ऊंचे गुण वाले मंत्रियों की एक उच्चतम श्रेणी होनी चाहिए। कम योग्यता वाले मंत्रियों को निम्न श्रेणी के मंत्रालय देने चाहिए। मंत्री परिषद में 3 पद होने चाहिए। मंत्री या प्रधानमंत्री जो राजा का सबसे निकटतम सलाहकार होगा, दूसरा कमांडर इन चीफ जो कि सैन्य योजना और विदेश नीति को चलाएगा, और जो युवराज होंगे जो राजनीतिक और सैन्य कार्यों के बीच में बारी बारी से काम करेंगे। तो इस प्रकार से अमात्य या मंत्री पद होने चाहिए। तुलना किससे की है? आंखों से। जनपद यानी कि जनसंख्या और भूमि। जनपद राज्य के पैरों की तरह है। जैसे राज्य को जैसे देश जैसे शरीर को पैर चलाता है ना, वैसे किसी देश को उसकी जनसंख्या चलाती है, उसके क्षेत्र के रिसोर्सेज चलाते हैं। तो जनपद में राज्य के क्षेत्र और जनसंख्या दोनों को शामिल किया गया है। लोग समृद्ध होने चाहिए, क्षेत्र उपजाऊ होना चाहिए, खदानें होनी चाहिए, जल जंगल जमीनें होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के संसाधन होने चाहिए। जनसंख्या में शहरी ग्रामीण आबादी दोनों होनी चाहिए। अधिकांश आबादी कृषि और शिल्प में लगे इलाकों में रहेगी। कौटिल्य के राज्य में शूद्र जाति के जो छोटे किसान हैं वो मुख्य कृषिविद हैं, क्योंकि उनके पास अपनी जमीन है, जो काश्तकार हैं। भूमि सुधार नीति होनी चाहिए, खेती अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि वन जो होते हैं वो लकड़ी, कोयला, रंग, दवाएं और बांस के पत्ते प्रदान करते हैं, इसलिए वनों को सुरक्षित रखना चाहिए। वनों में हाथियों का आवास होता है तो उसे बचाकर रखने चाहिए। कौटिल्य का मानना है कि शहरी आबादी की तुलना में ग्रामीण आबादी का शारीरिक और मानसिक रूप अधिक मजबूत होता है, इसलिए गांवों को शहरों से दूर रखना चाहिए। शहरों में जैसे शराब का सेवन किया जाता है, जुए खेले जाते हैं, ये सब गांवों से दूर रखने चाहिए, ताकि गांव के लोग अच्छा जीवन यापन कर सकें। अगली चीज बता रहा है वो चौथी नंबर की दुर्ग यानी कि किला। दुर्ग राज्य की बाहें हैं, क्योंकि बाहें ही पूरे शरीर को सुरक्षित रखती हैं। तो खजाना और सेना की सुरक्षा राज्य की किलेबंदी पर निर्भर होती है। कौटिल्य कहता है देश की सीमाओं पर दुश्मनों से बचाव के लिए एक सुसज्जित किला होना चाहिए। कुल मिलाकर वो 4 प्रकार के किलों के बारे में बताता है। पहला किला जो जलाशय से घिरा हो, यानी कि पानी से घिरा हो। एक किला ऐसा हो जो पर्वतों पर हो, ऊंचे पहाड़ों से हो। तीसरा धनवन किला यानी कि रेगिस्तान से घिरा हो। और अगला घने जंगलों के बीच हो, ताकि युद्ध के समय एक अच्छी कूटनीति तैयार की जा सके। राज्य का मुख्य जो होता है वो कोष होता है, यानी खजाना होता है। कौटिल्य का मानना है कि आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य को एक क्या होना चाहिए? खजाने का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की सेना बिना पैसों के नहीं चल सकती। ऐसे में सेना को भी संतुष्ट रखने के लिए, जनसंख्या को भी संतुष्ट रखने के लिए एक खजाना होना चाहिए, और खजाने में पैसे के लिए लोगों पर कर लगाना चाहिए, लेकिन कर भी इतना ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए कि जनता असंतुष्ट हो जाए। केवल और केवल उत्पादन का छठा भाग के राज्य को लेना चाहिए। इसके अलावा शराब, जुआ, रोड टोल, आभूषणों की बिक्री, व्यावसायिक यौन सेवाओं आदि पर विशेष शुल्क लगा सकते हैं आप। अगला जो अंग है सप्तांग सिद्धांत का, वो है दंड नीति और सेना। सेना मानव शरीर में मस्तिष्क के बराबर है। सैनिकों को मजबूत होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, लंबे अभियानों से विमुख नहीं होना चाहिए कि लंबा युद्ध चलेगा तो हम डर जाएंगे। सैनिकों में धीरज की शक्ति होनी चाहिए, सभी हथियारों को संभालने में कौशल होना चाहिए, कई लड़ाइयों का अनुभव होना चाहिए। उन्हें अपनी पत्नियों और पुत्रों को संतुष्ट रखना चाहिए। उन्हें राजा के अलावा कोई दिलचस्पी होनी नहीं चाहिए, राज्य के अलावा कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। कौटिल्य 6 प्रकार की सेना बताता है। एक बताता है कुल की सेना, जो कि क्षत्रियों से बनी होती है, जहां एक सैनिक का बेटा भी सैनिक बनता है।
दूसरा होता है भाड़े के सैनिक या मिलिशिया सैनिक। ये स्थायी तुलना की सेना में मिलिशिया सेना को जुटाने का समय लगता है, क्योंकि ये भाड़े पर रखे जाते हैं, युद्ध के समय ही नहीं रखा जाता है। एक सेना ऐसी होनी चाहिए जो निगम द्वारा गठित हो, एक मित्र देशों की सहायता से भर्ती सेना होनी चाहिए, एक में युद्धबंदी यानी कि युद्ध के दौरान पकड़े गए दुश्मन सैनिकों से बनी सेना होनी चाहिए, एक जनजातीय लोगों से बनी सेना होनी चाहिए, ताकि पहाड़ी इलाकों में यदि युद्ध हो तो वो काम कर सके। कौटिल्य ने युद्ध के लिए जो बताए हैं 4 बुनियादी रूप बताए हैं। एक मंत्र युद्ध, एक प्रकाश युद्ध, एक कूट युद्ध, एक तुस्मिन युद्ध। मंत्र युद्ध एक कमजोर राजा द्वारा सलाह और युद्ध या कूटनीति का प्रयोग किया जाता है एक मजबूत विरोधी के खिलाफ। यह माना जाता है एक कमजोर राजा को मजबूत विरोधी के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, समझौता करना चाहिए। प्रकाश युद्ध का मतलब यह है जहां सेनाएं नियम और विनियमों के हिसाब से लड़ेंगी। कूट युद्ध का मतलब यह है कि दुश्मन के इलाके में हमें क्या करना है, छापे मारने हैं और उसके बारे में सारी की सारी खबरें निकालनी है। तुस्मिन युद्ध जो है इसमें तोड़फोड़ और लक्षित हत्याओं जैसे गुप्त अभियान शामिल हैं। कौटिल्य कहता है युद्ध अगर जब जरूरी हो जाए तो लंबे समय तक युद्ध से बचने का पहले प्रयास करो और उसके बाद कमजोर प्रतिद्वंदी पर लगातार क्या करो, आक्रमण करो। तुस्मिन युद्ध या गुप्त युद्ध का समर्थन किया है उसने। उसने कहा है जहां बुद्धि, दूरदर्शिता, मनोवैज्ञानिक कौशल, सरलता जैसी मानसिक क्षमताएं मायने रखती हैं वहां इसी से युद्ध लड़ना चाहिए। इसके अलावा कौटिल्य ने गुप्तचरों के बारे में बताया है। वो कह रहा है मंत्रियों का कामकाज बिना गुप्तचर के पूरा हो ही नहीं सकता। तो जो इस प्रकार के जासूस होने चाहिए वो कपटी भी होने चाहिए, कपाटिक होने चाहिए, कपाटिक मतलब शिष्य होने चाहिए, उदासता यानी कि वैरागी होने चाहिए, ग्रहधारक होने चाहिए, व्यापारी भी होने चाहिए, तपस्वी, एक सहपाठी, एक त्रिव, एक विश्व विशेषज्ञ और एक भिखारी महिला के रूप में इन गुप्तचरों को राज्य में घूमते रहना चाहिए। यानी कुल मिलाकर गुप्तचर किसी प्रकार का भेष धर के राज्य के बारे में जानकारियां ला सकते हैं। सप्तांग सिद्धांत का जो 7वां चर है वो है मित्र। बिना मित्र के तो जीवन थोड़ा सा ना जीरो सा हो जाता है। तो एक मित्र एक राज्य के कानों का प्रतिनिधित्व करता है। कौटिल्य के अनुसार एक आदर्श सहयोगी वही है जो लंबे समय तक परिवार का मित्र होता है। समर्थन में निरंतर और शक्तिशाली, जिसे नियंत्रित किया जा सके, वो साझा हित साझा करता है, अपनी सेना भी जल्दी से जुटा लेगा और जो दोस्त को धोखा ना दे ऐसा दोस्त हमारा होना चाहिए। कौटिल्य का मानना था कि राजा को राज्य के पहले 6 तत्वों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए और दोस्ती के लिए वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है। तो यहां से अगर क्वेश्चन आया, मान लो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले, कौटिल्य ने राज्य और राजा के क्या कर्तव्य बताए हैं, तो आप बता ही दोगे। लेकिन वो पूछ ले कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत बताइए, तो सबसे पहले कौटिल्य के बारे में लिखोगे, फिर कौटिल्य के 7 जो सिद्धांत उसने बताए उन 7 सिद्धांतों का वर्णन आप करोगे। आगे बताया गया है पश्चिमी राजनीतिक विचारों के साथ तुलना, जिसमें हमने कौटिल्य और प्लेटो की तुलना करनी है और कौटिल्य और मैकियावेली की तुलना करनी है, कौटिल्य और अरस्तु की तुलना करनी है। तो देखिए, ये तो पहली बात तो भारत का दुर्भाग्य है कि हम तुलना कर रहे हैं पश्चिमी विचारकों से, जबकि कौटिल्य का जो जन्म है उसके हजारों साल बाद जन्म हो रहा है इन बच्चों का। हम कह रहे हैं भारत का मैकियावेली कौन है, कौटिल्य, और मैकियावेली का जन्म कब हो रहा है? ऐसा कहना चाहिए था कि यूरोप का कौटिल्य कौन है, मैकियावेली। तो हमने वैसे यूरोप की अर्थव्यवस्था, यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था, यूरोप के विचारक, यूरोप की फिलॉसफी को ज़्यादा मजबूत बना रखा है। तो हम कहते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन के एग्जामों में, भारत का मैकियावेली कौन है? तो ऐसी शिक्षा नीति थोड़ी सी बदलनी चाहिए। ऐसा पूछना चाहिए कि यूरोप का कौटिल्य कौन है, तो मैकियावेली आंसर हो, ये नहीं कि भारत का मैकियावेली कौटिल्य है। तो जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं तो उसे ऑक्सीडेंटल कहा जाता है, और पूर्वी फिलॉसफी की बात करते हैं तो इन्हें ओरिएंटल कहा जाता है। तो पूर्वी और पश्चिमी विचारकों के बीच जब तुलना होती ही रहती है तो कौटिल्य की तुलना प्लेटो, अरस्तु और मैकियावेली से की जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौटिल्य और प्लेटो की। तो कुछ चीज़ों में समानताएं होंगी, कुछ चीज़ों में असमानताएं होंगी। चीज़ें डायरेक्ट नहीं होंगी, जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें बस समझ में आती है तो उसके आधार पर लोग बाग लिख देते हैं। जैसे कौटिल्य भी यही कहता था, प्लेटो भी यही कहता था कि राज्य पर विद्वानों और कुलीनों का शासन होना चाहिए। तो ऐसे में पता चलता है कि लोकतंत्र का समर्थन दोनों ही नहीं करते, दोनों राजतंत्र की बात करते हैं। जहां प्लेटो कहता है कि दार्शनिकों को सत्ता सौंपी जानी चाहिए, तो कौटिल्य भी ये कहता है कि जो लोग बुद्धिमान हैं उन्हें ही सत्ता सौंपी जानी चाहिए। प्लेटो ने और कौटिल्य ने, इन दोनों ने गुलामी का पक्ष लिया है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिया है, डायरेक्ट नहीं कहा है कि गुलामी होनी चाहिए। इनके जो विचार हैं उससे ऐसा लगता है जैसे कि प्लेटो ने जो समाज की संरचना बताई उसमें उसने दार्शनिकों को ज़्यादा योगदान दिया।
लेकिन जो उसके कार्य बताए, गुलामों के कार्य जो बताए, उससे ऐसा लगता है कि वो एक वर्ग को गुलाम बनाना चाहता है। बिल्कुल सेम कौटिल्य ने भारत में जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, इससे ऐसा लगता है वो कुछ लोगों को गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा कि गुलामी होनी चाहिए। इसके अलावा चाहे प्लेटो की बात की जाए, चाहे कौटिल्य की भी बात की जाए, इन्होंने आम आदमी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। जैसे कि प्लेटो ने कहा कि आम आदमी सिर्फ भूख की गठरी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जबकि कौटिल्य कहता है कि आम आदमी असंगत है, अस्थिर है, वो कुछ भी नहीं है। कौटिल्य ने इंद्रियों पर विजय की बात की है, और प्लेटो भी यही कह रहा है कि मनुष्य में सद्गुण होने चाहिए, अपने अंदर के शत्रु पर विजय पानी चाहिए। दोनों अपने राजा को सैन्य वर्ग से होना पसंद करते हैं। कौटिल्य भी कहता है कि राजा के अंदर सैन्य गुण होने चाहिए, और प्लेटो भी यही कहता है कि क्या, राजा के अंदर सैन्य गुण होने चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों पे मतभेद हैं, जैसे कि प्लेटो ये चाहता है कि ना, जो शासन करने वाला बंदा हो वो विद्वान भी हो, और उसके अंदर एक सेना के गुण भी होने चाहिए। लेकिन कौटिल्य कहता है नहीं, सैनिक के गुण सिर्फ राजा में होने चाहिए जो कि क्षत्रिय से होगा, और जबकि जो दार्शनिक तत्व होंगे वो ब्राह्मण के अंदर होंगे। तो ऐसे में वो दोनों चीजें अलग अलग जगह बांट देता है, जबकि जो प्लेटो है वो दोनों गुण एक ही व्यक्ति में रखना चाहता है। आगे हम कौटिल्य और अरस्तु की बात करेंगे। यहां पर भी सेम चीज होगी। अरस्तु और कौटिल्य दोनों सफल राजाओं के शिक्षक हैं। जब हम कौटिल्य की बात करते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक थे, अरस्तु की बात करते हैं तो सिकंदर महान का शिक्षक था। इसके अलावा कौटिल्य और अरस्तु दोनों ही जैविक सिद्धांत पर बात करते हैं, गणतंत्र राज्यों के बारे में बताते हैं। अरस्तु ने विचारशीलता, अच्छे आचरण, अच्छी तरह से प्रशिक्षित नागरिकों की बात करी। उसने कहा लोगों के अंदर ऐसे गुण होने चाहिए। पुरुष और दार्शनिकों के एक वर्ग को विकसित करने की बात की जाती है ताकि तर्क हो। तो कौटिल्य ने भी कहा कि वाह भैया, अच्छी मंत्री परिषद होनी चाहिए, व्यक्ति का महत्व होना चाहिए, मानव प्रयास होने चाहिए इसके लिए। कौटिल्य और अरस्तु ने दासता पर भी चर्चा करी है, दोनों ने गुलामी की संस्था का समर्थन किया है। कौटिल्य भी कहता है कि को कोई अधिकार नहीं होने चाहिए। तो अरस्तु जो हमारे यहाँ इन चीज़ों की बात कर रहा है, वो भी यही बात कर रहा है। तो कौटिल्य और अरस्तु के बीच में फिर भी कुछ चीज़ों का अंतर है। जैसे कौटिल्य को राज्य कला में अधिक रुचि थी, राजा को कैसे मजबूत किया जाए ये बात थी। तो अरस्तु ने फिलॉसफी के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर गुलामी का बचाव किया है, लेकिन कौटिल्य के साथ ऐसा नहीं था। अरस्तु ने धन को इकट्ठा करने की भी निंदा करी, जबकि कौटिल्य ने कहा नहीं, धन तो इकट्ठा करना चाहिए। कौटिल्य और मैकियावेली की बात की जाए तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मैकियावेली की जो किताब है प्रिंस और डिस्कोर्सेस में बहुत सारी समानताएं हैं। यानी कि मैकियावेली किताब का नाम क्या है, प्रिंस, और एक किताब है डिस्कोर्सेस। हालांकि बहुत सारी किताबें, यहाँ पर दो की बात की गई है। और तो इसमें ज़्यादातर दोनों एक जैसे ही मूल्य की बात कर रहे हैं कि कैसे एक राजा अपनी शक्ति हासिल करे, कैसे उस शक्ति को बनाए रखे, कैसे उस शक्ति को बढ़ाए। वो सरकार के सभी रूपों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय राजशाही का समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन ये विडंबना है कि कौटिल्य को अक्सर भारत का मैकियावेली कहा जाता है, जबकि अर्थशास्त्र मैकियावेली के कार्यों से लगभग 1800 साल पहले लिख दिया गया था। तो कौटिल्य ने राजनीति और नैतिकता के बीच अलगाव की बात जो की है वो अकल्पनीय है, उसे सोचा भी नहीं जा सकता। राजनीतिक शक्ति की वैधता की बात कर रहा है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक शक्ति जितनी अच्छी होगी वो मानव सुख को बढ़ावा देगी। मैकियावेली भी यही कह रहा है कि नैतिकता और शक्ति जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैकियावेली ने राजकुमार से जानवरों के दो गुण अपनाने के लिए कहा है। मैकियावेली ने कहा है कि एक राजा को जानवरों से दो गुण अपनाने चाहिए, शेर से बहादुरी सीखनी चाहिए और लोमड़ी से चालाकी। लेकिन कौटिल्य तो इसका बाप था। कौटिल्य ने पता है क्या कहा, राजा को 20 अलग अलग जानवरों से गुण सीखने चाहिए। जैसे शेर से बहादुरी, राजा को एक कार्य को अच्छी तरीके से तैयार करना सीखना चाहिए शेर से, चाहे वो कार्य बड़ा हो चाहे छोटा हो। मुर्गे से सीखना चाहिए राजा को चार बातें: समय पर उठना, लड़ना, सहयोगियों के बीच जिम्मेदारी का बंटवारा और खुद हमला करना, और शिकार का आनंद लेना। कुत्ते से बहादुरी सीखनी चाहिए, गुरु से भक्ति सीखनी चाहिए, त्वरित जागृति जैसे गुण भी सीखने चाहिए। तो ये बात पक्की नहीं है कि मैकियावेली कौटिल्य से प्रभावित था या नहीं था। कौटिल्य के विचारों का ईरान पर, अरब की संस्कृति पर भी पहुंचना, इस चीज की कल्पना करना असंभव नहीं है। तो कौटिल्य, अरस्तु, कौटिल्य प्लेटो, कौटिल्य मैकियावेली के विचार कहाँ कहाँ तक समान है, कहाँ कहाँ तक चीज़ें अलग हैं, ये चीज़ें हमने बात करी। आगे चैप्टर का एक आकलन किया गया है और फिर सारांश चैप्टर यहीं फिनिश होता है। देखिए मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर ये चैप्टर फिनिश करना जो है, इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें हम जल्दबाजी में करते हैं। तो अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें बताइए। हम इसको क्या कर लेंगे, दो तीन पार्टों में डिवाइड कर देंगे, थोड़ी वीडियो और लेंथ हो जाएगी। देखिए चैप्टर कम से कम 1 घंटे का है, लेकिन हम चीज़ों को थोड़ा जल्दी समझ रहे हैं, समय भी कम है हमारे पास। तो हम 1 घंटे के लेक्चर को अगर आधे घंटे में कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं। हालांकि ये हम कोशिश कर रहे हैं
कि सभी चीज़ों को लगभग लगभग लेक्चर में शामिल करें। तो जब तक आप अपनी राय नहीं देंगे तब तक हमें नहीं पता चल पाएगा कि चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।